So today we are going to discuss a series of lecture on Alzheimer disease, जिसमें हम देखेंगे उसके अल्जाइमर के पैथोजेनेसिस देखेंगे, एथियोलॉजी देखेंगे और उसके साथ साथ हम उसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देखेंगे। ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो अल्जाइमर डिजीज की लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन जिसमें है कि अल्जाइमर डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें एंटीरोग्रेड एमेनेसिया हो जाता है, मीन डेमेंशिया हो जाता है। एंटीरोग्रेड एमेनेसिया और रेट्रोग्रेड एमेनेसिया के दरमियान क्या फ़र्क है, हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। एंटीरोग्रेड एमेनेसिया ऐसे मेमोरी लॉस जिसमें ट्रॉमा के बाद या न्यू मेमोरी जो है वो फॉर्म नहीं होती, इसको हम एंटीरोग्रेड एमेनेसिया कहते हैं। वाइल रेट्रोग्रेड एमेनेसिया ऐसा एमेनेसिया और ऐसा डेमेंशिया जो ओल्ड मेमोरीज होती है वो गायब होना शुरू हो जाती है। ठीक है, द पेशेंट योर पेशेंट विल बी अनएबल टू रिकॉल देयर ओल्ड मेमोरीज। बट विद द एंटीरोग्रेड एमेनेसिया अगर आज ट्रॉमा हुआ है उसको, तो कल की जितनी भी मेमोरीज होगी, उसके रिमोट पास्ट की जितनी मेमोरीज होगी वो सब उसको याद रहेगी। इसको हम कहते हैं एंटीरोग्रेड एमेनेसिया। अल्जाइमर के अंदर क्या होता है? अल्जाइमर एक ऐसी डिजीज है जो इंसीडियस, प्रोग्रेसिवली और डिजेनरेटिव डिजीज है। इंसीडियस मीन के हार्मफुल, प्रोग्रेसिव मीन कि ऐसी डिजीज जिसका प्रोग्रेशन जो है अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो हम उसको रोक नहीं सकते। हाँ, हम जो उसके साइन एंड सिम्टम्स है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम उसको परमानेंटली रोक नहीं सकते। इसमें डिग्रेडेशन होती रहेगी। और डिजेनरेटिव डिजीज है तो न्यूरॉन की डिजेनरेशन होती रहती है इसके अंदर। थोड़ा सा अगर हम पार्किंसन से इसको कंपेयर करें, पार्किंसन में क्या हो रहा था कि डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो रहा था और सॉरी कम हो रहा था, और एसिटाइलकोलिन का लेवल जो था वो ज़्यादा हो रहा था। अल्जाइमर के साथ प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है। अल्जाइमर के अंदर ये होता है कि यहाँ पे जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं उसकी डिजेनरेशन होती है, सो एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो कम होता जाता है इसके अंदर। और अल्जाइमर को हम कैरेक्टराइज करते हैं किससे? स्पीच प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स, एंटीरोग्रेड एमेनेसिया मीन डेमेंशिया, और ऐसा डेमेंशिया कि उसकी न्यू मेमोरीज जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही है। उसको हम देखेंगे कि उसकी न्यू मेमोरीज की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो कॉग्निटिव फंक्शंस है वो लॉस हो जाते हैं। अदर देन दिस, एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक अल्जाइमर का ये है कि दे आर अनएबल टू मेक अ डिसीजन। सही है, इनकी जो एग्जेक्टिव फंक्शंस है उसकी लॉस होती है। कैसे, हम देखते हैं यहाँ से। सो और टुडे टॉपिक इज अल्जाइमर। अल्जाइमर डिजीज, हमने ये कहा कि ये इंसीडियस प्रोग्रेसिव और डिजेनरेटिव डिजीज है। जेनरेटिव डिजीज है। कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया कि देयर विल बी एंटीरोग्रेड एमेनेसिया along with speech problem, mood swings and loss of executive functions like making decision। कैसे हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे जो है हेमिस्फीयर ड्रॉ करूं, लेट्स सपोज दिस इज आवर हेमिस्फीयर। और अल्जाइमर जो है दे बिलीव दैट कि सबसे पहले इसकी जो डिजेनरेशन होती है हमेशा हिप्पोकैम्पस से स्टार्ट होती है। सो लेट्स सपोज समवेयर हियर इज द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस अगर यहाँ से डिजेनरेशन स्टार्ट हुई, इट्स मीन कि जो हमारी मेमोरी है यही डिजेनरेट हो रही है, तो वी विल बी अनएबल टू मेक अ न्यू मेमोरी। सो पहला जो सिम्टम है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है वो ये है कि प्रॉब्लम विद बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। और इसी को एंटीरोग्रेड एमेनेसिया भी कहते हैं। वंस अगेन, what is the difference between anterograde amnesia and retrograde amnesia? Anterograde amnesia is a condition in which your patient will be unable to make a new memories after trauma. It's mean कि उसके जो previous memories हैं वो सारी सेफ रहेगी, उसको याद होगा, सारी चीजें याद होगी, लेकिन जिस टाइम उसको ट्रॉमा होगा उसके बाद उसकी मेमोरीज की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, उसकी न्यू मेमोरीज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसको हम एंटीरोग्रेड एमेनेसिया कहते हैं। और उसके साथ साथ रेट्रोग्रेड एमेनेसिया में क्या होता है,
कि उसकी ओल्ड मेमोरीज जो है वो गायब होना शुरू हो जाती है, सही है, उसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड एमनेसिया। सो पहला करेक्टरिस्टिक। और दूसरा, ये जो है अल्जाइमर डिजीज ये इन्वॉल्व करते हैं अदर पार्ट्स को भी इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म में जाते हैं ये। अगर हम यहां से देखें तो इट विल गोज लाइक दिस दिस एंड दिस पार्ट आल्सो। सो हमने कहा सबसे पहले ड्यू टू द हिप्पोकैम्पस डिजेनरेशन there will be problem in the formation of new memories. After that, the second characteristic point is there will be problem with the speech problem. कैसे? जैसे हम थोड़ा सा जाते हैं फ्रॉम द राइट टूवर्ड द लेफ्ट साइड तो क्या होता है, इस साइड पे आता है स्पीच एरिया, ठीक है। ब्रोका जो है पार्ट यहाँ पे आता है और ब्रोका पार्ट जो है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से स्पीच प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। थर्ड, for example, here will be your broca part. After that, there will be degeneration of the frontal cortex. If there is the degeneration of the frontal cortex, they will lead to the mood swings. So third character will be mood swings. After that, when it fully involves the frontal cortex, जब ये फ्रंटल कॉर्टेक्स को फुली इन्वॉल्व करे, ठीक है, तो देयर विल बी लॉस ऑफ द एग्जेक्टिव फंक्शन। एग्जेक्टिव फंक्शन मीन डिसीजन मेकिंग। आपका पेशेंट जो है अनएबल होगा कि वो कोई भी डिसीजन ले सके, ठीक है। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्रंटल लोब। फुल फ्रंटल लोब जब इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके बाद ही और शी विल बी अनएबल टू मेक एनी डिसीजन, बिकॉज फ्रंटल लोब के अंदर ही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री मोटर और साथ में सस्पेंसरी मोटर कॉर्टेक्स भी इसी के अंदर होते हैं, जो कि बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं मोटर रिस्पॉन्सेज के अंदर। सो अगर मोटर रिस्पॉन्सेज आपके डिस्टर्ब है तो आपका जो बंदा है या बंदी है, आपका जो पेशेंट है, तो वो अपना डिसीजन नहीं ले सकता कि क्या उसने करना है, सही है। सो ये वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ओके, ये तो थी इसकी अ बिट डिस्क्रिप्शन। इथियोलॉजी में कॉजेस क्या हो सकते हैं अल्जाइमर के बारे में? दे बिलीव दैट कि अल्जाइमर जो है एडियोपैथिक है। एडियोपैथिक मीन द रीजन इज अननोन, बट ये कहते हैं कि जेनेटिकली इंसिडेंट जो है हम वो भी देखते हैं कि वो थोड़ा सा रोल इसके अंदर प्ले करता है। और अगर हम जेनेटिक्स के बारे में बात करें तो कुछ जीन्स की म्यूटेशन होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उससे पहले इंसिडेंस क्या होना चाहिए, कितना इंसिडेंस होता है एज से रिलेटेड, बिकॉज ये जो होता है अल्जाइमर के अटैक आफ्टर द 65 इयर्स ऑफ एज ये अटैक होना शुरू हो जाते हैं, सही है। सो इंसिडेंस क्या होते हैं? फ्रॉम 65 टू 75 there will be chance of Alzheimer 3% incidence, and from 75 to 84 the chance of Alzheimer will be 19%, and more than 84 chance will be increased to 47%. So here the ratio will be 1:3, मीन कि 3 के अंदर एक बंदे को अल्जाइमर होगी, सही है। रेशियो इतना इंक्रीज कर जाता है। थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं जेनेटिक्स के साथ। जेनेटिक्स के अंदर क्या चीजें होगी वो हम देखते हैं, कौन सी जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी म्यूटेशन हो। जेनेटिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स जो कि वाइटल रोल प्ले करते हैं इसी के अंदर। सबसे पहले इसमें जो आता है सेनिलिन। क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 14 पे प्रेजेंट होता है सेनिलिन। एंड सेकंड जीन विल बी एप। एप स्टैंड फॉर एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स, सही है। ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द जीन नंबर 21 विल बी एप। थर्ड नंबर 11 के ऊपर हमारा होता है EPO एप्सिलॉन 4। जी नंबर 19 के ऊपर होता है हमारा SORL1, ठीक है।
ये होती है जीन्स जिसके अंदर अगर म्यूटेशन हो तो क्या क्या चीजें हो सकती है, हम इसको नॉर्मल पे देखेंगे और एबनॉर्मल कंडीशन में भी देखेंगे। सेनेलिन स्टैंड फॉर ओल्ड एज। ओल्ड एज सो मीन कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएगी एंड दे कैन लीड टू द अल्जाइमर। पहले नॉर्मल, उसके बाद हम पैथोजेनेसिस भी देखेंगे कि पैथोजेनेसिस क्या होती है। सो लेट मी डिस्कस हियर अबाउट टू थिंग, एप एंड ताउ। In case of normal condition, let me draw here neuronal membrane. इस न्यूरोनल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं हमारे एमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन्स। They will be something like this. This नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। अल्जाइमर के अंदर क्या होते हैं, बीटा एमाइलॉइड्स बनते हैं और वो बनाते कौन है, ये एप बनाते हैं। दे आर द प्रिकर्सर फॉर द एमाइलॉइड प्रोटीन्स। नॉर्मली हर एक न्यूरॉन के अंदर ये वाले प्रोटीन जो होते हैं या प्रिकर्सर जो होते हैं एमाइलॉइड के, ये प्रेजेंट होते हैं। इनको निकालने के लिए नेचर ने हमारे अंदर थ्री टाइप्स के एंजाइम रखे हैं, जिसमें आता है अल्फा सेक्रेटेज, बीटा सेक्रेटेज और गामा सेक्रेटेज। ये थ्री टाइप्स के एंजाइम होते हैं। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ये अल्फा सेक्रेटेज और गामा सेक्रेटेज इस एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन के ऊपर कट लगाते हैं और इसको न्यूरोनल मेम्ब्रेन से निकालते हैं, बिकॉज दे कैन बी हार्मफुल फॉर अस। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे, जब हम पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि ये कैसे डेंजरस हो सकती है। सो इन नॉर्मल सिचुएशन अल्फा, अगर मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करूं ये, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। कार्बोक्सिल ग्रुप हियर। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ये होता है कि जो हमारा अल्फा सेक्रेटेज होते हैं, अल्फा सेक्रेटेज ये आके कट लगाते हैं सम और वेयर हियर, यहाँ पे इधर समवेयर ओवर हियर दे विल कट दिस पार्ट एंड द gamma secretase they will cut this app from this part. Now जब यहाँ से कट लगाते हैं, अपर पोर्शन अलग नीचे वाला अलग, यहाँ से ये क्या करते हैं, इसको कंबाइनली पकड़ के किधर लेकर जाते हैं, प्रोटियोजोम के पास। Here will be a proteasome house. इन सब को यहाँ पे आके इसकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है नॉर्मल सिचुएशन के अंदर। They will get destroyed by proteasome enzymes in the proteasome house. ये था हमारा नॉर्मल कंडीशन के अंदर के ऐप के साथ अल्फा और गामा सेक्रेटेज कट लगाते हैं और उसको कैरी करते हैं प्रोटीजोम की तरफ। प्रोटीजोम हाउस के अंदर इसकी फर्दर डिग्रेडेशन करके इसको एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से, सही है। इन केस ऑफ